करप्शन में अपने नाक तक डूबा हुआ है और किसी के अकाउंट्स बाहर के बैंकों में है, किसी का भाई मुलव्विस है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। 63 साल हो गए अब पाकिस्तान में करप्शन का मसला हल नहीं हो रहा। एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दस्तो गरेबा हैं और करप्शन के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, मगर सवाल यह है कि करप्शन पकड़ने वाला कौन है। वेलकम टू न्यूज़ बीट। मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। पाकिस्तान की तारीख में हर हुकूमत ने अपने अपने दौर में करप्शन रोकने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए, मगर करप्शन का खात्मा हो ही नहीं सका। हाँ, फर्क ये पड़ा कि पहले लाखों में करप्शन होती थी और अब अरबों और खरबों में होती है। करप्शन के इल्जामात पर माजी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बरतरफ भी होती रही हैं। आजकल भी पाकिस्तान की ये दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे पर करप्शन में मुलविस होने के इल्जामात लगा रही हैं। कहीं अवाम के पैसे से फ्रांस में महल खरीदने का जिक्र है, तो कोई कौम के अरबों रुपए रायविंड के महल पर खर्च करने की बातें कर रहा है, कोई NICL स्कैंडल और हज करप्शन का जिक्र कर रहा है, और कहीं अवाम के खून पसीने की कमाई सस्ते तंदूरों में झोंकने के इल्जामात लग रहे हैं। आपको देख लीजिए। कोई करप्शन में अपने नाक तक डूबा हुआ है और किसी के अकाउंट्स बाहर के बैंकों में है, किसी का भाई मुलव्विस है, किसको खुद मुलव्विस है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीरों से पैसे निकलवाए, करोड़ों रुपए उन्होंने दिया, उनके बच्चों के अकाउंट से वापस गए, उनकी बीवी के अकाउंट से वापस गए, लेकिन हराम है कि वो सीट से नीचे उतरे। वो वही के वही मुलाजमान है, वो वजीर है तो वजीर बना हुआ है, करप्शन भी साबित हो गई है, पैसे भी वापस कर दिए। एक शहर तख्ते लाहौर के अंदर दौड़ लगी हुई है कि कौन बनेगा खरबपति। खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान में करप्शन और बदनवानी को रोकने के लिए कभी कोई मुस्तकिल कानून या इदारा मौजूद ही नहीं रहा। ये कोई न्यूज़ नहीं है, एक अफसोस का मकाम है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर हुकूमत ने अपना अपना एहतसाब इस तरीके से किया कि अपना ही एक कानून नाफिज किया। एहतसाब के लिए आज तक मुख्तलिफ हुकूमतों ने पूरे शान शौकत से जो कवानीन नाफिज किए, उनमें सबसे पहले अगर नाम लिया जाता है तो वो 1950 में प्राडा का कानून सामने आया, जिसका निशाना भी सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातें बनी, और उसके बाद सदर जनरल अयूब खान ने करप्शन की रोकथाम के लिए एप्टो का कानून नाफिज किया। मियां नवाज शरीफ आए और उनके दौरे हुकूमत में एहतसाब ब्यूरो कायम किया गया और सैफुर रहमान उसके सरबराह बनाए गए। वही सैफुर रहमान जिन्होंने बाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत से माफी भी मांगी थी। मियां नवाज शरीफ पर भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए करप्शन के मुकदमात कायम किए। नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एहतसाब ब्यूरो को नैब के इदारे में बदल दिया गया और इसका इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं पे किया जिन्होंने उनकी हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तारीख पर नजर डालें नाजरीन, तो नजर आता है कि करप्शन के कानून का मकसद करप्शन खत्म करना नहीं, बल्कि सिर्फ अपने मुखालिफिन को काबू में रखना होता है, और उन्हें ये पैगाम दिया जाता है कि हमारी मुखालफत छोड़ दो वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कभी पाकिस्तान में कोई सही तरीके से करप्शन को पकड़ सकेगा, और मौजूदा हुकूमत पर करप्शन के क्या क्या इल्जामात है, उसके बारे में देखते हैं एमएन की रिपोर्ट। पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतहों पर कई तरह के चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इनमें करप्शन और बदनवानी सरे फहरिस्त है। करप्शन वो वाहिद मैदान है जिसमें पाकिस्तान ने बहुत तेजी से तरक्की की है। ये अब मुल्की सियासत का भी अव्वलीन मसला बन गया है।
तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर करप्शन के संगीन इल्जामात तो लगाती हैं, मगर इसके बावजूद करप्शन के खात्मे के कोई आसार नजर नहीं आते। पाकिस्तान में एहतसाब इदारों के सरबराह भी सियासी बुनियादों पर लगाए जाते रहे हैं, इसलिए वो एहतसाब तो ना कर सके, मगर हुक्मरानों ने मुखालिफिन के खिलाफ सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखी। इसलिए पाकिस्तान में एहतसाब का अमल कभी शफाफ नहीं हो सका और इस पर हमेशा शकूक का इजहार किया जाता रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में शफाफ एहतसाब के लिए कोई मुस्तकिल इदारा ही मौजूद नहीं है और ना ही कोई मौसर कानून साजी की गई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने मीसाक जमहूरियत में इस बात पर इत्तेफाक किया था कि नैब के इदारे को खत्म करके इसकी जगह एक आज़ाद और मुस्तकिल एहतसाब कमीशन बनाया जाएगा। इसके लिए एक एहतसाब बिल कौमी असेंबली में पेश भी किया गया, मगर ये बिल काफी अरसे से ताखीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों जमातें इस ताखीर का इल्जाम एक दूसरे पर आयद करती रही हैं। हमारे वो सियासतदान जो मुल्क में इक्तदार की सियासत का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने भी कभी करप्शन के खात्मे के लिए ऐसे कोई ठोस इक़दामात नहीं किए, बल्कि अलमिया ये है कि सियासी जमातें जो सियासी निज़ाम इस मुल्क में चलाती हैं, वो खुद करप्शन ज़दा होता है और वो अपने अंदर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करती हैं और उन्हें आम वजारतों में हिस्सादार बनाया जाता है जिन पर करप्शन के संगीन इल्जाम होते हैं। जिस मुल्क में सियासी जमातें करोड़ों रुपए लेकर पार्टी टिकट फरोख्त करती हों, वहाँ करप्शन से पाक सियासत की बात करना महज एक मजाक लगता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त कोई अन्ना हजारे नहीं है जो करप्शन के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चला सके। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू शेख रशीद साहब, प्रेसिडेंट अवामी मुस्लिम लीग। उनका साथ देंगे सेनेटर जफर अली शाह, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मेहरीन अनवर राजा साहब, लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका ताल्लुक है MNA है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले शेख रशीद साहब आपसे पूछूंगी, इतनी बड़ी तादाद बताई जाती है करप्शन की इस वक्त पाकिस्तान में, और तरीका क्या है इसको वापस लाने का? तरीका यह है कि अवाम चिल्लू भर पानी लेकर डूब मरे। 18 करोड़ लोगों के 500 इंजनों में सिर्फ बैटरी इंजन के बगैर कई इंजन खड़े हैं। क्या फ़ायदा इन हमारे प्रोग्रामों का? जब कौमी गैरत, हमीयत सोचें, आप करप्शन किसके ख़िलाफ़ करेंगे? लेकिन करप्शन हमारी शनाख्त है, हमारे खून में रस बस गई है। मैं एक का नाम लूँ तो दूसरा खफा होगा, दूसरे का नाम लूँ तो तीसरा खफा होगा। जिस मुल्क में सैलाब ज़दा इलाकों के 2 ट्रक या 4 ट्रक देने के लिए एम्बेसडर जाता है, और जो बातें एम्बेसडर प्राइवेट महफिलों में करते हैं कि मैं अगर ज़ाती तल्लुकात ना हो तो एम्बेसीज के फंक्शन में मैंने जानना छोड़ दिया कि एम्बेसडर इतना एतबार नहीं करते। ये कौमी सन है, मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम करता हूँ। देखें क्या किस पे आप इल्ज़ाम दें, पटवारी है वो बेईमान है, आप हुकूमत पे एकदम सारे समझते हैं। जो पटवारी अपॉइंटमेंट के लिए पैसे देता है लाखों रुपया, और जहाँ MNA MPs की लड़ाई होती है कि अगर इसको अपॉइंट ना किया गया तो जनाब अली हम तो पीर वदाई अड्डे पे खड़े हैं। जहाँ SHO के थाने बिकते हैं, जहाँ हस्पतालों के MS बिकते हैं, जहाँ दवाइयों के टेंडर बिकते हैं, जहाँ डेंगी ब्रिगेड आ गया है। हमने ये तो सुना था ट्रिपल ब्रिगेड है, जिस मुल्क में डेंगी ब्रिगेड आ गया है, द रीज़न इज़ कि किसी ने फरवरी मार्च में स्प्रे नहीं किया, लोग मर गए। और अब ये पिंडी में वबा तेजी से फैल रही है, बड़ी तेजी से फैल रही है, हालांकि ये मौसम नहीं है उसका। यानी हमारे यहाँ TB की दवाई का कोई असर नहीं हो रहा जी। जहाँ गरीब के हॉस्पिटल रुके हैं छोड़ें, वहीं रुके हुए हैं। इस मुल्क में कैंसर का टीका 4-4, 5-5 लाख रुपए का पानी का बन रहा है। हेपेटाइटिस की दवाइयाँ जाली बिक रही हैं लोगों की। किस का आप जिक्र करेंगे? शेख साहब बात बता रहे हैं शायद नहीं है, मगर सुन मैं किसी सियासी पार्टी के खिलाफ इसीलिए मिन हैसुल सोसाइटी, यहाँ करप्ट आदमी इज्जत पा गया, जो जुआ करा रहा है, पर्ची जुआ करा रहा है, वो मुकद्दस और वो साहिब हैसियत हो गया है। जो मंशियात फरोश है वो मुअज़्ज़ज़ हो गया है, क्योंकि थाने में उसके कहने पे बंदा छुड़ता है, वो बंदा छुड़ा सकता है। शाह साहब फिर किस बात पे मियां साहब शोर मचा रहे हैं? शेख साहब जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं सालों से करप्शन ऐसे ही है, ना किसी ने एक्शन लेना है, ना लिया गया है कभी। तो अब मियां साहब किस करप्शन का शोर मचा रहे हैं? मियां साहब तो उस करप्शन का शोर मचा रहे हैं जो कि करंट करप्शन है, जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क बहुत बड़े बुरान का शिकार है। मतलब वो करंट करप्शन है। माजी की करप्शन को भी मैं कोई ये नहीं कहता कि उसको डिस्कस न किया जाए, शेख साहब ने कहा मतलब, या कोई जो मुस्तकबिल में अगर कोई करेगा तो वो भी देख ली जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब करंट करप्शन जो है इस वक्त जो फेस कर रहा है मुल्क, जिसकी वजह से अदारे जो है कोलैप्स कर गए हैं, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। मतलब
لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے مطلب ہے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی لیکن اس کا بل جو ہے وہ مل رہا ہے. کرپشن اس طرح سرکاری لیول پہ یعنی پولیٹیکل پاور آپ نے کہا نا یہ کیسے ختم ہوگی تو یہ 15 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پاورز ہیں جو مختلف وقتوں میں یا جو آج کی پولیٹیکل پاور. لیکن شاہ جی اس میں سوال یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات تو میاں صاحب پہ بھی لگے ہیں, 34 ریفرنسز تو ان کے خلاف ہوئے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب حکومت میاں نواز شریف صاحب کی نہیں ہے. میں بغیر میاں نواز شریف صاحب سے کنسلٹ کیے یہ کہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے تو بسم اللہ کو لے آئے ان کے خلاف. جنرل مشرف سے زیادہ میری سن لینا جنرل مشرف صاحب سے زیادہ مخالف میاں نواز شریف صاحب کا کوئی نہیں تھا. اس نے 9-10 سال حکومت کی ہے, اس نے پورا زور لگا دیا. کوئی اس نے ریونیو کا محکمہ نہیں چھوڑا, کوئی بینک نہیں چھوڑا, کوئی بھی اس نے ادارہ نہیں چھوڑا کہ مجھے کوئی کرپشن کی بات بتاؤ. انکم ٹیکس کا ادارہ نہیں چھوڑا کہ تاکہ میں اس کو ٹرائی کروں. 1 مہینے کے بعد ایک FIR لکھائی گئی اور وہ FIR ہائی جیکنگ کی لکھائی گئی کہ وہ مجھے اغوا کیا گیا. نعیم صاحب اس سے پہلے کہ میں سوال کروں, میاں صاحب بھی اٹھا رہے ہیں اور لوگ بھی جو الزامات اٹھاتے ہیں میں آپ کو دفعہ ریکیپ کروا دیتی ہوں. NICR کرپشن سکینڈل میں مونس الہی سکینڈل میں امین فہیم کی طرف سے 4 کروڑ روپے واپس کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے. حج کرپشن کے الزام میں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی جیل میں ہیں. رینٹل پاور کرپشن سکینڈل میں راجہ پرویز اشرف پر کرپشن کا الزام لگا. 10 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگانے والے فیصل صالحات وزارت ملتے ہی اب خاموش ہو چکے ہیں. PIA اور ریلوے کی کرپشن کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر موجود ہیں. PSO میں اربوں روپے کی کرپشن کے سکینڈل میں نوید قمر کے قریبی ساتھی عرفان قریشی کا نام سامنے آیا. نیب کراچی PSO سکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے. LNG سکینڈل میں نوید قمر کا نام سامنے آیا. نوید قمر صاحب نے مبینہ طور پر فرانسیسی کمپنی کو $20 ارب کا ٹھیکہ بغیر بولی کے دے دیا. اب یہ کچھ الزامات میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ کرپشن کہاں سے آئی ہے, اس کا حل کس نے نکالنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے جتنی باتیں پڑھی ہیں اور جتنے آپ نے الزامات لکھ کے لگا دیے ہیں, آپ نے تو ایک آپ کو کاغذ مل گیا اور آپ نے پڑھ دیا. دیکھیے اس میں سے کون سی چیز ثابت ہو گئی ہے. مخدوم صاحب کی آپ نے بات کی, دیکھیں میں 1 by 1 تو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گی, مگر چیزوں کو ان کے صحیح ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے. حامد سعید کاظمی آپ نے ریلیجیس افیئرس کے منسٹر کی بات کی, ان کا کیس سپریم کورٹ میں ہے, پینڈنگ ہے, اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے, وہاں سے فیصلہ آ جائے گا. اور جہاں تک راجہ پرویز اشرف کی بات ہے, الزامات لگائے گئے ہیں, اس لیے الزامات لگائے گئے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں اگر وہ کام کر رہے تھے, کوئی دل جوئی سے کام کر رہے تھے, وہ فلاپ کر دیا گیا. اور میں نہیں لیا انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام لیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں غلط, بالکل غلط. دیکھیے اب کیوں خاموش ہو گئے ہیں سارے. میں دیکھیے کسی پہ الزام لگا دینا اور افسوس نہ, دیکھیں ہاں حکومت میں ہے, میں ساری باتیں آپ کی مانتی ہوں, آپ کے سارے توپوں کے دہانے میری طرف ہیں, میں اپنا سر خم کرتی ہوں, مگر میں ان کے بھی ضرور جواب دوں گی, مگر کسی پہ الزام لگا دینا ایک اور چیز ہے اور اس کا ثابت ہو جانا ایک اور چیز ہے. محترم شاہ صاحب میرے بہت رسپیکٹیبل جگہ پہ ہیں, مگر میں ایک بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے کرپشن کی بات کی تو 11 سال جناب آصف علی زرداری صاحب, سیف الرحمان جو انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا اس کا ہیڈ تھا, اور اس نے اربوں روپے قوم کے خرچ کیے. انہوں نے ججز سے ٹیلی فون پہ بات کی ان کے لیڈروں نے, اور وہ ٹیپیں آج تک موجود ہیں. آپ یہ سب چیزیں چلاتی ہیں, وہ ٹیپ کیوں نہیں چلاتی جس سے لیڈرز نے ججز سے بات کی ہے, اور وہ کیا بات کی ہے, کیوں قوم کو آپ یہ بات نہیں بتاتی؟ شاہ صاحب سے پوچھیں کیا ججز سے بات نہیں کی گئی, کیا وہ کرپشن نہیں تھی, کیا یہ فرشتے اترے ہیں, کیا یہ دودھ کے دھلے میں ہیں؟ شیخ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں وکٹمائزیشن ہوتی ہے, سیاسی وکٹمائزیشن ہوتی ہے, لیکن سوئس بینک کا ڈائریکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ سوئس بینک میں پاکستانیوں کے 97 ارب ڈالر موجود ہیں, یہ تو اب کہیں سے سیاسی لنک نہیں نکل رہا اس میں, وہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ الگ اس میں ایک شخص کی ہے 97 میں سے 65, اس میں ایکشن کس نے لینا شاہ جی؟ پہلے شیخ صاحب مجھے بتائیں یہ پیسہ واپس لانے کے لیے کس نے بسم اللہ کرنی ہے؟ مجھے نہیں پتا, جس طرح انڈینز نے موو کیا ہے اسمبلیوں میں, اور تو کچھ نہیں ہو رہا. یہ موو ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کی ڈوئل نیشنلٹی ہیں, جن لوگوں کی جائیدادیں ہیں, ڈکلیئر کریں.